दोस्तों आज हम 9th क्लास की संविधान की एनसीईआरटी से नोट्स बनाएंगे। 6, 7 और 8 क्लास की एनसीईआरटी से हम नोट्स बनाना सीख चुके हैं। आज हम 9th क्लास की एनसीईआरटी से नोट्स बनाना सीखेंगे। चलो हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। ये देखो दोस्तों, इसमें 6 चैप्टर है और हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर से हम क्या नोट्स बनाएंगे अब देखते हैं। ये हम सब कुछ पढ़ लेंगे एक बार। हमें ये सब पढ़ना है अपनी नॉलेज के लिए कि फर्स्ट चैप्टर से हम कोई नोट्स नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे सेकंड चैप्टर से। ये सिर्फ हमें पढ़ना है। ये हमारा सेकंड चैप्टर है, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। सेकंड चैप्टर में हम देखते हैं, यहाँ पे देखो अब्राहम लिंकन का एक कथन है, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। अब यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यूनान में डेमोस का अर्थ होता है लोगों और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। ओके, अब हम डेमोक्रेसी की एक सरल परिभाषा लोकतंत्र की। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। अब हम लोकतंत्र की विशेषताएं देखेंगे। लोकतंत्र की विशेषताएं, लोकतंत्र की विशेषताओं में पहली विशेषताएं है, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। ठीक है। नंबर 2 इसकी विशेषता है, लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों। नंबर 3, लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। इसमें है नंबर 5, एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखा के भीतर ही काम करती है। ये हमारे लोकतंत्र की विशेषता हो गई। अब हम लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क क्या है इसमें देखेंगे हम। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है या नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होते हैं। ये हमने लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। अब लोकतंत्र के पक्ष में तर्क देखें हम। लोकतंत्र के गुण क्या है। लोकतंत्र का पहला गुण है, लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। नंबर 2, इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। नंबर 3 है, लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। नंबर 4, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। नंबर 5, लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हम अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। ये हो गए लोकतंत्र के फायदे। अब हम देखेंगे ये, इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं होगी। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार भर की जरूरत नहीं है। हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। हमारा दूसरा चैप्टर खत्म हो गया है, हम थर्ड चैप्टर पे चलेंगे। अब
अब थर्ड चैप्टर से नोट्स आएंगे। थर्ड चैप्टर का नाम है संविधान निर्माण। हम देखेंगे दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला 1964 में देश में रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद रखा गया था। 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया। यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति थे। हम आगे देखेंगे हमें संविधान की जरूरत क्यों। हम देखेंगे यहाँ पे हमें संविधान की जरूरत क्यों। संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, के बीच में के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है जिनमें ये प्रमुख है। पहला, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और उन्हें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। अब हम देखेंगे भारतीय संविधान का निर्माण। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की शिक्षा झेली थी। अंग्रेजों ने देसी रियासतों के शासकों को यह आज़ादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान, जिसमें इच्छा हो, अपनी रियासत का विलय कर दे या स्वतंत्र रहे। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है। संविधान निर्माण का रास्ता 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। चुने गए प्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1940 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1940 को हुई थी। इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों, भारत और पाकिस्तान में बंट गया। संविधान सभा भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब हम देखेंगे, ये हमारा चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है। संविधान की प्रस्तावना और उद्देशिका। हमने अमेरिका संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। क्या ये है हमारे संविधान की प्रस्तावना। यहाँ पे लिखा है समाजवादी शब्द का क्या अर्थ है, ये हम लिख लेंगे। ये है प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष गणराज्य, समानता, बंधुता, स्वतंत्रता, न्याय, लोकतंत्रात्मक, ये सब हम लिख लेंगे, नोट्स बनाएंगे हम इनके। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। अगला चैप्टर है चुनावी राजनीति।
चुनावी राजनीति में थे। हाँ, क्या क्या नोट्स बनाने हैं हमें यहाँ से बनाने हैं। चुनाव की ज़रूरत क्यों? दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहाँ जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। अनेक ऐसे देश हैं जो लोकतांत्रिक नहीं है, वहाँ भी चुनाव होते हैं। चुनाव क्यों होते हैं? अगर सारे लोग रोज साथ बैठे और सारे फैसले मिलजुल कर ले तब बिना चुनाव के लोगों का शासन संभव है। किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। ना ही यह संभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसले करने का समय और ज्ञान हो। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सके और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी दे। इस व्यवस्था का नाम चुनाव है। लोकतंत्र में चुनाव को जरूरी माना जाता है। वे अपने लिए कानून बनाने वाले चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या है? लोकतांत्रिक चुनाव के लिए जरूरी नियम: हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, हर किसी के मत का समान मोल हो, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, पार्टी और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो, वे मतदाता के लिए विकल्प पेश करें, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए। लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सके। क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी चीज है? राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, इससे हर बस्ती हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। पार्टी और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों से चुनावी मुकाबलों में नहीं उतरते। हम आगे चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है? लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती है। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। इसे आम चुनाव कहते हैं। किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुई सीटों पर चुनाव होता है, उसे उपचुनाव कहते हैं। भारत की लोकसभा में कितने सदस्य होती है? 543। देखिए, चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है। इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों को संसद सदस्य कहते हैं। कुछ क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। देखिए, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कुल क्षेत्र है 543। सामान्य के लिए 412, आरक्षित अनुसूचित जाति के लिए 84, आरक्षित है अनुसूचित जनजाति के लिए 47। देखिए, मतदाता सूची किसे कहते हैं? मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची चुनाव से काफ़ी पहले तैयार कर ली जाती है और हर किसी को ये दे दी जाती है।
इस सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहते हैं। आम बोलचाल में इसे वोटर लिस्ट भी कहते हैं। हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ बेहद खास स्थितियों में ही होता है। जो कोई व्यक्ति मतदाता है वह उम्मीदवार भी हो सकता है। सिर्फ एक फर्क यह है कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में ही वोट डालने का अधिकारी हो जाता है, जबकि उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता हमें हमेशा शिकायत रहती है कि जो हमारे उम्मीदवार है वो पढ़े लिखे क्यों नहीं होते। जैसे IPS IAS के लिए इतनी योग्यता होनी चाहिए, तो इन्हें क्यों नहीं होती। इसका जवाब आज हमें यहाँ से मिलेगा। सभी तरह के काम सिर्फ शैक्षिक योग्यता के आधार पर नहीं होते। जैसे भारतीय क्रिकेट टीम में चुनाव के लिए डिग्री की नहीं, अच्छा क्रिकेट खेलने की योग्यता जरूरी है। इस प्रकार विधायक या सांसद की सबसे बड़ी योग्यता यह है कि वह अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझने, उनकी चिंताओं को समझने और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करें। वे यह काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी परीक्षा उनके लाखों वोटर 5 साल तक रोज लेते हैं। अगर शिक्षा या डिग्री की प्रासंगिकता हो भी, तो यह जिम्मा लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि वे शैक्षिक योग्यता का कितना महत्व देते हैं। हमारे देश में शैक्षिक योग्यता की शर्त लगाना एक अन्य कारण से भी लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ होगा। इसका मतलब होगा देश के अधिकांश लोगों को चुनाव लड़ने के मौलिक अधिकार से वंचित करना। जैसे यदि उम्मीदवार के लिए BA, BCom या BSc की स्नातक डिग्री को भी अनिवार्य किया गया, तो 90% से ज़्यादा नागरिक चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाएंगे। चुनाव अभियान। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 में लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 1977 में लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने नारा दिया लोकतंत्र बचाओ। वामपंथी दलों ने 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वाले का नारा दिया था। 1983 में आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के नेता NT रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था। चुनाव आयोग। उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती। मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना, उनसे जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना, चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना, लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च करना। आदर्श आचार संहिता क्या है? चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्मस्थल का उपयोग, सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग, चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले या लोगों को सुविधा देने वाले वायदे नहीं कर सकते। EVM की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब हम देखें भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नामों को गायब करने, ये जो पॉइंट है ये है चुनाव में धांधली किस तरह से होती है। क्या क्या पॉइंट है चुनाव में धांधली होने के? मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नामों को गायब करने की, शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों के दुरुपयोग की, अमीर उम्मीदवारों और बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करने की, मतदान के दिन चुनावी धांधली, मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान कराना।
चुनाव आयोग। चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं। इसे न्यायपालिका के समान ही आज़ादी प्राप्त है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता। निर्वाचन आयोग के कार्य। निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक नज़र रखता है। यह आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा देता है। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना। चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। अब हम ये हमारा चैप्टर लगभग खत्म हो चुका है। निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं? एक खास भौगोलिक क्षेत्र में मतदाता जो एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। आचार संहिता चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे कानून और दिशा निर्देश आचार संहिता कहलाती है। यह हमारा चैप्टर हो गया है ख़त्म। अब हम 5th चैप्टर पर संस्थाओं का कामकाज। सरकार के कितने अंग होते हैं? संस्था, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। भारत की सरकार को केंद्र या संघ की सरकार भी कहा जाता है। प्रमुख नीति और फैसले। ये पिछड़ा वर्ग आयोग 27% रिक्तियां सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा वर्गों SEBC के लिए आरक्षित होगी। सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेज। ये आयोग आया था 13 अगस्त 1990 को ये आयोग आया था, पिछड़ा वर्ग आयोग। ओके, इसके बाद राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का बड़ा अधिकारी होता है। निर्णय करने वाला कौन होता है पिछड़ा वर्ग आयोग में? प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्य के बहुमत का समर्थन हासिल होना जरूरी होता है। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग 1989 में दूसरा पिछड़ा जाति आयोग गठित किया गया। इसकी अध्यक्षता BP मंडल ने की थी और इसी के कारण इसे आमतौर पर मंडल आयोग कहते हैं। इसे भारत में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने और उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने का जिम्मा सौंपा गया। इस आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें दी। अब देखेंगे आगे हम ये देखेंगे सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करते हैं। राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकताएं। राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों? वह कर इकट्ठा करती है और इसे सेना, पुलिस तथा विकास कार्यक्रमों पर खर्च करती है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करती है। सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में इन कामों को देखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई है। इस तरह की व्यवस्थाओं को संस्थाएं कहते हैं। प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्था है जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती है। मंत्रियों द्वारा किए गए फैसलों को लागू करने के उपाय के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहाँ नागरिक और सरकार के बीच विवाद अंततः सुलझाए जाते हैं। अब हम संसद के बारे में पढ़ेंगे। हमें संसद की आवश्यकता क्यों? भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों
की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद का होता है। कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहती है। दुनिया भर की संसदें नए कानून बना सकती है, मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती है। दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है। सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। सार्वजनिक मामलों में किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संघ है। संसद किसी भी मामलों में सूचना मांग सकती है। संसद के दो सदन। हमारे देश में संसद के दो सदन, राज्यसभा और दूसरा लोकसभा के नाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, हालांकि वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, इसलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। देखें हम लोकसभा बनाम राज्यसभा। राज्यसभा को कभी कभी अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। इसका यह मतलब नहीं कि राज्यसभा लोकसभा से ज़्यादा प्रभावशाली होती है। यह महज बोलचाल की पुरानी शैली है और हमारे संविधान में यह भाषा इस्तेमाल नहीं की गई है। अधिकतर मामलों पर सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास ही है। नंबर 1, किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है, लेकिन अगर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो तो अंतिम फैसला दोनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है। इनमें दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं। सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इस तरह की बैठक में लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। लोकसभा पैसे के मामले में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है। लोकसभा में सरकार का बजट या पैसे से संबंधित कोई कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकती। राज्यसभा उसे पारित करने के लिए केवल 14 दिनों की देरी कर सकती है या उसमें संशोधन के सुझाव दे सकती है। यह लोकसभा का अधिकार है कि वह उन सुझावों को माने या न माने। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। अगर आधे से अधिक लोकसभा सदस्य यह कह दे कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं, तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा। राज्यसभा को यह अधिकार हासिल नहीं है। राजनीतिक कार्यपालिका। सरकार की नीतियों को कार्यरूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। राजनीतिक और अस्थायी कार्यपालिका। जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े फैसले करते हैं। दूसरी ओर जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें अस्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक कहते हैं। लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका को गैर राजनीतिक कार्यपालिका से ज़्यादा अधिकार क्यों होते हैं? क्योंकि मंत्री किसी नौकरशाह से ज़्यादा प्रभावशाली क्यों होता है? नौकरशाह अमूमन अधिक शिक्षित होता है और उसे विषय की अधिक महारत और जानकारी होती है। वित्त मंत्रालय में काम करने वाले सलाहकारों को अर्थशास्त्र की जानकारी वित्त मंत्री से ज़्यादा हो सकती है। कभी कभी मंत्रियों को अपने मंत्रालय के अधीनस्थ मामलों की तकनीकी जानकारी बहुत कम हो सकती है। रक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खान आदि मंत्रालयों में ऐसा होना आम बात है। फिर इन मामलों में अंतिम निर्णय करने का अधिकार मंत्रियों को क्यों हो? इसकी वजह बहुत सीधी है। किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है और इस तरह उसे जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है। यहाँ तक ओके। अब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। इसे देश के प्रधानमंत्री
इस देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। फिर भी प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता। वह तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक वह पार्टी या गठबंधन का नेता है। प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। मंत्री अमूमन उसी पार्टी या गठबंधन के होते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होते हैं, बशर्ते वे संसद के सदस्य हो। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं हो, लेकिन उस व्यक्ति को मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य चुना जाना जरूरी है। मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टी के वरिष्ठ नेता होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं। इस तरह कैबिनेट मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह होता है। इसमें करीब 20 मंत्री होते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। वे विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। फैसले कैबिनेट बैठकों में ही किए जाते हैं। इस वजह से अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है। प्रधानमंत्री के अधिकार। प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। वह कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करता है। विभागों के विवाद के मामले में उनका निर्णय अंतिम माना जाता है। वह विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी करता है। सारे मंत्री उसी के नेतृत्व में काम करते हैं। प्रधानमंत्रियों को काम का वितरण और पुनर्वितरण करता है। उसे किसी मंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। वही राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है ताकि वे राज्य के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम करें। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। संसद सदस्य और राज्यसभा की विधानसभाओं के सदस्य उसे चुनते हैं। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती है। सारे कानून, सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले उसी के नाम पर जारी होते हैं। सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती है। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों और दूसरे देशों में राजदूतों आदि को नियुक्त करता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते उसी के नाम से होते हैं। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति इन अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन अगर वही सलाह दोबारा मिलती है तो वह उसे मानने के लिए बाध्य होता है। न्यायपालिका। सर्वोच्च न्यायालय।
सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। देश की सभी अदालतों को उसका फैसला मानना होता है। यह फौजदारी और दीवानी मामलों में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। यह उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई कर सकता है। न्यायाधीश सरकार के निर्देश या सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सलाह पर और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मशविरे से नियुक्त करता है। एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे उसके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। उसे हटाना भारत के राष्ट्रपति को हटाने जितना ही मुश्किल है। किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है। भारतीय लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। किसी कानून या कार्यपालिका की कार्यवाही को चुनौती मिलती है तो वे उसकी संवैधानिक वैधता तय करते हैं। इसे न्यायिक समीक्षा के रूप में जाना जाता है। सरकार की कार्यवाहियों से जनहित को ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई भी अदालत जा सकता है। इसे जनहित याचिका कहते हैं। अदालतें सरकार को निर्णय करने की शक्ति के दुरुपयोग से रोकने के लिए हस्तक्षेप करती हैं। वे सरकारी अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण से रोकती है। इस वजह से लोगों के बीच न्यायपालिका का काफी विश्वास हासिल है। देखें, गठबंधन सरकार विधायिका में किसी एक पार्टी को बहुमत हासिल न होने की सूरत में 2 या उससे अधिक राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन से बनी सरकार। कार्यपालिका व्यक्तियों का ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने, फैसले करने और उन्हें लागू करने का अधिकार होता है। सरकार संस्थाओं का ऐसा समूह जिसके पास देश में व्यवस्थित जन जीवन सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने, लागू करने और उसकी व्याख्या करने का अधिकार होता है। देश के लोगों और संसाधनों को नियंत्रित और उनकी निगरानी करती है। न्यायपालिका एक राजनैतिक संस्था जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवादों से निपटारे का अधिकार होता है। देश की सभी अदालतों को एक साथ न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है। विधायिका जनप्रतिनिधियों की सभा जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है। कानून बनाने के अलावा विधायिका को कर बढ़ाने, बजट बनाने और दूसरे वित्त विधेयकों को बनाने का विशेष अधिकार होता है। आरक्षण भेदभाव के शिकार, वंचित और पिछड़े लोगों और समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थाओं में पद एवं सीटें आरक्षित करने की नीति। ये चैप्टर हमारा हो गया है ख़त्म। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, लोकतंत्र और अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार नंबर 6। अब हम इसमें देखेंगे हमें क्या नोट्स बनाने हैं। नोट्स, अधिकार क्या है? अधिकार किसी व्यक्ति को अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है। लोकतंत्र में अधिकारों की क्या जरूरत है? लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुनने जाने का अधिकार है। लोकतांत्रिक चुनाव हो, इसके लिए लोगों को अपने विचार को व्यक्त करने की, राजनीतिक पार्टी बनाने और राजनीतिक गतिविधियों की आज़ादी का होना जरूरी है। ओके, आगे देखते हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। नंबर 1, समानता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे मौलिक अधिकार हैं जो हमारे संविधान में दिए गए हैं। हम आगे देखेंगे और क्या करना है इसमें से। ये चैप्टर हमें इसमें से कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ पढ़ना है।
ये हमारे चैप्टर हो गए हैं ख़त्म। हमने ये 9th क्लास के एनसीईआरटी हो गई हमारी ख़त्म। आज हमने 9th क्लास के एनसीईआरटी से नोट्स बनाने सीखे और नेक्स्ट वीडियो में हम 10th क्लास के एनसीईआरटी से नोट्स बनाना सीखेंगे। आप इसे सुनिए और अपने नोट्स बनाइए। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बाय बाय।